नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल मंच पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, वेरी गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे मेरी ओर से। और उम्मीद करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से व्यस्त होंगे। बिल्कुल साथियों, और इस व्यस्ततम समय में मेरी क्लास जरूर देखनी है, भले कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, क्योंकि विज्ञान की क्लास के बाद हमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। क्लास का क्लास में ही याद करवा दिया जाता है। तो उम्मीद है साथियों, ये क्लास आप कभी मिस नहीं करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने का काम करेंगे और सभी विद्यार्थियों तक इस क्लास का संदेश भी पहुंचाएंगे। शानदार अध्याय साथियों, प्रकृति से जुड़ा हुआ एक जबरदस्त अध्याय, पर्यावरण से जुड़ा हुआ अध्याय दोस्तों, जिसका मैं आज आगाज करने वाला हूं। हमारा पर्यावरण साथियों, ये हमारा आज एक नया अध्याय बिल्कुल, और 15वां अध्याय आपकी पाठ्य पुस्तक का 15वां अध्याय, हमारा पर्यावरण। बिल्कुल साथियों, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो केवल एक पन्ना था दोस्तों, अभी तो पूरी पूरी किताब बाकी है। तो अब ये कह सकते हैं कि अब किताब हमारी पूरी हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अब एक पन्ने पर बात नहीं, किताब पूरी हो गई। पर आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मुझे लग रहा है आपने एक पन्ना ही पढ़ा हो, ऐसा तो नहीं है। पढ़ा नहीं पढ़ा, वीडियो देख लो, सब कुछ काम हो गया। चलिए साथियों, पूरी किताब जो है वो हमने सल्टा दी है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं हमारा पर्यावरण दोस्तों। और उसका सबसे पहला बिंदु रहेगा जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रण। साथियों, जैव मतलब जीव, भौगोलिक रासायनिक चक्रण, और इन चक्रों में कई प्रकार के पोषक तत्व जैसे दोस्तों नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन और जल एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन वायुमंडल से विभिन्न रूपों में एक चक्र बनाता है। उसी प्रकार कार्बन चक्र, कार्बन वायुमंडल में विभिन्न रूप से एक चक्र बनाता है। ऑक्सीजन भी एक चक्र बनाता है। तो ये सभी जो है ये क्या कहलाएंगे दोस्तों? जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रण, जो हम 9th में पढ़कर आए थे दोस्तों, जो हम 9th में पढ़कर आए थे। शुरुआत करता हूं पर्यावरण से साथियों, शुरुआत करता हूं कहां से? पर्यावरण से। पर्यावरण दो शब्दों का मेल है साथियों, पर्यावरण दो शब्दों का मेल है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण का मतलब होता है हमारे चारों ओर का वातावरण। हमारे चारों ओर का वातावरण कहलाएगा पर्यावरण। बिल्कुल ठीक साथियों, हमारे चारों ओर के वातावरण को क्या कहेंगे? पर्यावरण। जिसमें सजीव और निर्जीव, जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों सम्मिलित होते हैं साथियों, जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों सम्मिलित होते हैं। वे सभी चीजें जो हमें घेरे रखती है, जो हमारे आसपास रहती है, जैविक तथा अजैविक घटक जिसमें शामिल है, उन्हें हम क्या बोलेंगे साथियों? पर्यावरण बोलेंगे। बिल्कुल ठीक। पर्यावरण का पहला बिंदु विश्व पर्यावरण दिवस। साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस याद रखना साथियों, 5 क्या? जून साथियों, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या बात है, ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जरूर याद रखना। 5 जून, 5 जून, 5 जून क्या हुआ? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है वो मनाया जाता है। बात करता हूं साथियों जैव निम्नीकरण पदार्थ। साथियों, जैव निम्नीकरण पदार्थ, साथियों वे पदार्थ जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, वे पदार्थ जिनको जैविक प्रक्रिया से या जीवों के द्वारा साथियों जिनको अपघटित किया जा सकता है, जिनको अपघटित किया जा सकता है, उसे कहते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। जैव निम्नीकृत पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिनको आसानी से अपघटित किया जा सकता है। साग सब्जियां अपघटित कर सकते हैं ना, अपघटित कर सकते हैं, साग सब्जियों को अपघटित कर सकते हैं। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनको जैविक क्रियाओं के द्वारा साथियों अपघटित कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। जैसे साग सब्जी, फल आदि अवशेष तथा मलमूत्र। तो ये फल है, सब्जियां हैं दोस्तों, सड़े गले पदार्थ जितने भी है वो सारे क्या है? जैव निम्नीकरण। किसे कहेंगे? वे पदार्थ जिनको जीवों के द्वारा
अपघटित किया जा सकता है। क्या बात है, जैव निम्नीकरण पदार्थ पढ़ा। अब बात करते हैं साथियों जैव निम्नीकरण पदार्थ के गुण, बहुत इंपॉर्टेंट। जैव निम्नीकरण पदार्थ के गुण कौन कौन से? जैव निम्नीकरण पदार्थ के गुण कौन कौन से? ये पदार्थ सक्रिय होते हैं, ये पदार्थ सक्रिय होते हैं, इनका जैव अपघटन होता है, इनका जैव अपघटन होता है, इनका जैव अपघटन होता है, बहुत ही कम समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, ये बहुत ही कम समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, ये पर्यावरण को अधिक हानि नहीं पहुंचाते हैं। चार बातें अपन ने देखी, ये पदार्थ सक्रिय होते हैं, पहली बात, इनका जैव अपघटन होता है, इनका जैव अपघटन होता है, ये बहुत कम समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, ये बहुत कम समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, इनका जैव अपघटन होता है, ये सक्रिय होते हैं, ये पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते। क्यों नहीं पहुंचाते? क्योंकि इनका अपघटन हो जाता है, क्योंकि इनका अपघटन हो जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इनका अपघटन हो जाता है, इसीलिए हानि नहीं पहुंचाते। साथियों अब अगर ये पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं तो क्या पहुंचाते? अगर ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या पहुंचाएंगे? जैसे साग सब्जी है, यहां पर पड़ी है, इसको विघटन होने में समय लगता है, ऐसे में दोस्तों वातावरण दुर्गंधमय हो जाता है, बदबू आने लगती है, मच्छर पनपते लगते हैं, क्योंकि अपघटन में समय लगता है। ऐसा थोड़ी हाथों हाथ अपघटन हो जाएगा, समय लगेगा और उस समय में वातावरण दुर्गंधमय हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक साथियों, तो पहला तरीका यही था, जैव निम्नीकरण पदार्थों के सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन के मुक्त विषाक्त एवं दुर्गंधमय जैसे वातावरण को प्रभावित करता है, मतलब वातावरण को दूषित कर रहा है, वातावरण को दूषित कर रहा है। बिल्कुल साथियों, दूसरी बात है कार्बनिक। जैव निम्नीकरण पदार्थों की अधिकता से ऑक्सीजन की कमी हो जाने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। अगर वो पदार्थ कार्बनिक है तो ऐसे में दोस्तों ऑक्सीजन की कमी से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो छोटे जीवों का सलटारा हो गया। बिल्कुल ठीक, तो ये थी दोस्तों पर्यावरण को क्षति, जो कि किसके माध्यम से? जैव निम्नीकरण के माध्यम से। प्रश्न आ चुका है, जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? प्रश्न आ चुका है साथियों, प्रश्न आ चुका है। क्या दोस्तों जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? जैव निम्नीकरण किसे कहते हैं? मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2022 बताना है इसमें उदाहरण के साथ। बिल्कुल साथियों, उदाहरण के साथ बताना है, हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है। चलिए बात करते हैं दूसरे टॉपिक पर, अजैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण जिसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं साथियों, अजैव निम्नीकरण जिसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, अजैव निम्नीकरण जिसको क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जिसकी मैं बात कर रहा हूं साथियों, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अजैव, इसका उल्टा करो पहले वाले, जिसको अपघटित कर सकते हैं। अरे जिसको अपघटित नहीं कर सकते, जिसको अपघटित नहीं कर सकते, अरे जिसको अपघटित नहीं कर सकते, तो जिसको अपघटित नहीं कर सकते उसे क्या कहेंगे? अजैव निम्नीकरण कहेंगे दोस्तों। अजैव निम्नीकरण मतलब वे पदार्थ जिनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा या जैविक प्रक्रिया के द्वारा अपघटित नहीं कर सकते साथियों, उन्हें क्या बोलेंगे? अजैव निम्नीकरण पदार्थ। बिल्कुल ठीक साथियों, तो ये है अपन ने बात। अब देखो उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक का नाम सुना होगा, पॉलीथीन का नाम सुना होगा, रबड़ आपने देखा होगा। इन पदार्थों को आसानी से अपघटित नहीं कर सकते। ये देखो ना आपके सामने है, ये प्लास्टिक, इनको कोई अपघटित कर सकता है? नहीं कर सकता। प्रकृति में लंबे समय तक बने रहते हैं। बिल्कुल साथियों, तो क्लियर हो गई, जिनको कोई अपघटित नहीं कर सकता, उसे कहा जाता है अजैव निम्नीकरण पदार्थ। आगे बढ़ते हैं साथियों, और जैव अनिम्नीकरण या अजैव निम्नीकरण पदार्थों के गुण, ये अक्रिय होते हैं। वो सक्रिय है तो ये अक्रिय है, अरे वो सक्रिय है तो ये अक्रिय है, पहली बात। चलिए दूसरी बात, इनका जैव अपघटन नहीं होता, ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहेंगे और ये अन्य पदार्थों को हानि पहुंचाता है, ये पर्यावरण के दूसरे घटकों को हानि पहुंचाता है। अरे पॉलीथीन, प्लास्टिक बार बार मना किया जाता है, उपयोग मत करो, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, लंबे समय तक बने रहते हैं, ये नुकसानदायक
लायक है फिर भी कहां बाज आते हैं, हम तो उपयोग में लेंगे, तो इसका मतलब पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का काम हम खुद कर रहे हैं। चलिए साथियों फटाफट से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। हमारा पर्यावरण जो है वो आज बता दूं, हमारा पर्यावरण एक ही शॉट में क्लियर है, वन शॉट वन क्लास दैट्स इट। तो फटाफट से अगर किसी को पूरे अंक चाहिए इस अध्याय के तो जल्दी से उसको जोड़ दो, बोलो आज अंतिम मतलब एक ही दिन एक ही सल्टारा, फटाफट से आ जाइए। चलिए साथियों ये है यहां पर टसन, और अपन ने देखा अजैव निम्नीकरण पदार्थों से होने वाली हानियां। साथियों हानियां क्या है, प्लास्टिक जैसे पदार्थ अगर कोई जीव खाएगा, जैसे मान लो आपने सब्जी को प्लास्टिक की थैली में डाला और उस थैली को फेंक दिया, अब जीव क्या करता है कि वो सब्जी खाने की कोशिश करता है, उसके चक्कर में वो प्लास्टिक खा जाता है, प्लास्टिक उसकी आंतों में जाकर फंस जाती है और वो ऐसी फंसती है कि वो सीधे कहां पहुंच जाते हैं, बिना टिकट ऊपर पहुंच गए। इसका मतलब ये पहला नुकसान। दूसरा है दोस्तों प्लास्टिक जो होता है ना वो नालियों में फंस जाती है तो पानी अवरुद्ध हो जाता है, पानी जा नहीं पाता क्योंकि प्लास्टिक की थैली वहां पर फंस गई। अब वो प्लास्टिक पानी को रोक रहा है, अब वो पानी इकट्ठा हो रहा है, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, नाले की बदबू आ रही है। क्या हो गया, ये पानी बाहर कैसे आ रहा, ओवरफ्लो हो गया। गली मोहल्लों में अक्सर ऐसी स्थितियां देखी है। क्या बात है, इसका मतलब ये भी कौन कर रहा है, प्लास्टिक कर रहा है दोस्तों। कौन कर रहा है, प्लास्टिक कर रहा है। साथियों मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है, अरे ये पॉलीथीन लंबे समय तक मिट्टी में रहती है तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म कर देती है, मिट्टी के उपजाऊ क्षमता क्या करती है, खत्म कर देती है। साथियों जल और वायु प्रदूषण बढ़ाती है, जल और वायु प्रदूषण। हवा तेज चली, ये पॉलीथीन उड़ती उड़ती चली गई कहीं और, तो वायु प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल प्रदूषण भी हो रहा है, पानी में ऐसे दूषित पदार्थों को डाल डाल के जल प्रदूषित किया जा रहा है, तो भूमि की उत्पादकता कम होती है, पर्यावरण अस्वच्छ होता है। ये सब इसके नुकसान है, किसके, अजैव निम्नीकरण पदार्थों के नुकसान। आगे बढ़ते हैं साथियों, जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैव निम्नीकरण पदार्थ बिल्कुल आसान, इनको अपघटित किया जा सकता है, इनको अपघटित नहीं किया जा सकता। ये पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाते, ये पर्यावरण को हानि पहुंचाते। अरे सिंपल है, और दोनों के उदाहरण लिख लो, दोनों के उदाहरण लिख लो, हमारा काम हो गया। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, धुआंधार बल्लेबाजी, पारितंत्र इकोसिस्टम क्या है, जल्दी से बात करते हैं साथियों। पारितंत्र जिसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, पारितंत्र जिसको क्या बोलते हैं साथियों, इकोसिस्टम। बिल्कुल साथियों शुरुआत करें, क्या हुआ, पारितंत्र मतलब क्या, इकोसिस्टम किसे कहते हैं साथियों, तो जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभाव के अध्ययन को। साथियों जीवधारियों पर, साथियों जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभावों के अध्ययन को पारितंत्र कहते हैं। बिल्कुल ठीक साथियों, जीवधारियों पर, जीवधारियों पर, जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभावों के अध्ययन को पारितंत्र कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। मतलब पर्यावरण के जो प्रभाव है उन प्रभावों के अध्ययन को क्या बोलेंगे, पारितंत्र। इसका प्रयोग सर्वप्रथम रेटर ने किया, ये जबरदस्त शब्द है दोस्तों, रेटर याद रखना। पारितंत्र शब्द दोस्तों, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगर किसी ने करा तो वो करा साथियों किसने, रेटर ने। बिल्कुल सही दोस्तों, ये रेटर ने किया। एक बात आगे बात करते हैं, पारितंत्र में सभी जैव और अजैविक घटक होते हैं, याद रखना। पारितंत्र में जैविक घटक भी होंगे और अजैविक घटक भी होंगे, दोनों बातें कर ली। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज आदि अजैव घटक है साथियों। ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज ये सारे क्या है, अजैव घटक, क्योंकि जीव की मात्रा नहीं पाई जाती, क्योंकि जीव की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये पारितंत्र पढ़ रहे हैं दोस्तों। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। साथियों पहला प्राकृतिक मतलब दोस्तों प्रकृति द्वारा प्राप्त, याद रखना। प्राकृतिक मतलब क्या होता है, प्रकृति द्वारा प्राप्त। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रकृति द्वारा प्राप्त, प्रकृति द्वारा प्राप्त जिसको बोलेंगे प्राकृतिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक। दूसरे नंबर पे कृत्रिम की बात करूंगा, दूसरे नंबर पे कृत्रिम की बात करूंगा, ये होता है साथियों मानव निर्मित। बिल्कुल साथियों ये मानव निर्मित होता है, इस पर हम बात करने वाले। मानव निर्मित साथियों, मानव निर्मित है जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो प्रकृति द्वारा, प्रकृति द्वारा प्राप्त प्राकृतिक, मानव निर्मित कृत्रिम। साथियों मानव निर्मित क्या है, कृत्रिम। बिल्कुल ठीक, आगे बात करते हैं। प्राकृतिक में क्या रहेगा, वन,
तालाब, नदी, झील, झील, नदी, तालाब, वन, बिल्कुल ठीक, वन, तालाब, झील, नदी, वन, तालाब, झील, नदी, प्राकृतिक। कृत्रिम दोस्तों, कृत्रिम बगीचा, हमारे आसपास, हमारे घर के बाहर छोटा सा गार्डन, हमारा गार्डन दोस्तों बगीचा, हमारा अपना खेत, हमारा अपना खेत, बिल्कुल साथियों, ये सब क्या है, ये सब है कृत्रिम मानव निर्मित। ये सब क्या है दोस्तों, कृत्रिम मानव निर्मित। पॉलीथीन क्या करती है, उपजाऊ पदार्थ, क्योंकि लंबे समय तक रहेगी, तो लंबे समय तक रहेगी तो ह्यूमस को कम करेगी, जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व होते हैं उसको कम करता है। चलिए साथियों, तो इको फ्रेंडली क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। इको फ्रेंडली क्या है, इस पर भी बात करूंगा, बिल्कुल करूंगा साथियों। अब देखो, ये ऐसा प्रश्न बन सकता है, कृत्रिम पारितंत्र के उदाहरण क्या है, तो बगीचा और खेत। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, बगीचा लिखना है, और यहां पर क्या लिखना है दोस्तों, खेत लिखना है। बहुत सिंपल, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। अगर खाली जगह बनेगी तो कैसी बनेगी, ये अपन ने बात कर ली, बगीचा और खेत जो है वो इसके उदाहरण हो सकते हैं। तो ऐसे, और ऐसा भी हो सकता है, पारितंत्र का शब्द, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले खाली जगह ने किया। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले खाली जगह ने किया। किसने किया, रेटर ने किया साथियों, रेटर ने किया, बिल्कुल ठीक। चलिए दोस्तों, आगे बात करता हूं। फिर हमारा प्रश्न है घटक। साथियों घटक, घटक की बात करूं तो घटक होता है दो प्रकार का, घटक होता है दो प्रकार का, घटक होता है साथियों दो प्रकार का। पहला होता है अजैविक घटक, दूसरा होता है जैविक घटक। साथियों जैविक घटक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारी किताब में जैविक घटक को समझा रखा है। हमारी किताब में जैविक घटक उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, याद रखना। उत्पादक, उत्पादक कौन, पेड़ पौधे, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीन शब्द हमारी डिक्शनरी में होने चाहिए, नहीं है तो आज हमारी डिक्शनरी में ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजैविक घटक, पहले अजैविक घटक का सुपड़ा साफ करते हैं। अजैविक घटक साथियों, अजैविक घटक, रेटर कौन था, रेटर वैज्ञानिक है जिसने पारितंत्र शब्द को समझाया, पारितंत्र की डेफिनेशन दी, वो है रेटर। चलिए साथियों यहां आ जाइए फटाफट से। हमने कहा अजैविक घटक, अजैविक घटक साथियों, अजैविक घटक पर बात करो। एक दिन सुपड़ा साफ, इसीलिए कह रहा हूं अंत तक बने रहना। सुपड़ा साफ, हमारा पर्यावरण वन शॉट में ऑल क्लियर साथियों, ऑल क्लियर। चलिए साथियों, भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक कारक, तीन चीजों पर बात कर रहा हूं मैं, तीन चीजों पर। सबसे पहले भौतिक कारक, जैसे तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडल और स्थलाकृति, ये सारे भौतिक कारक है। अकार्बनिक कारक कौन से साथियों, अकार्बनिक कारक जिसमें कार्बन नहीं होता है, जिसमें कार्बन नहीं होता है, जैसे जल, जैसे वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान, ये सब अकार्बनिक। साथियों कार्बनिक पदार्थ, साथियों कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बनिक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बनिक। अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं होता है, जिसमें कार्बन नहीं होता है, जिसमें कार्बन नहीं होता है, जल, वायुमंडल, दाब, मिट्टी, खनिज, चट्टान, बिल्कुल क्लियर। यहां पर यह था अजैविक घटक। बात करूंगा जैविक घटक पर, बात करूंगा साथियों जैविक घटक पर। जैविक घटक तीन होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, जिस पर हम बात करेंगे। तो साथियों जैविक घटक जिसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटक होता है। उत्पादक में आ जाएगा दोस्तों पेड़ पौधे, बिल्कुल ठीक। उपभोक्ता में आ जाएंगे हम सभी, जितने भी जीव जंतु है ना वो सभी, बिल्कुल ठीक। और अपघटक दोस्तों डिकंपोजर, जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन, मरे हुए जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसका मतलब साथियों हम कह सकते हैं अपघटक। क्लियर हो गई बात यहां पर। चलिए साथियों, तो अजैविक घटक जिस पर हम बात कर चुके हैं, प्रकाश, आर्द्रता, आप सभी देख रहे हो, जैसे मौसम तथा जलवायु, ये जल, ये आर्द्रता, ये प्रकाश, ये तापमान, ये सारे क्या है, अजैविक घटक, बिल्कुल साथियों अजैविक घटक। तो अजैविक घटक भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक, कार्बनिक। भौतिक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडल, दाब, स्थलाकृति। अकार्बनिक कारक में जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान। और कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। ये कौन से हो गए, अजैविक घटक, जिसको कहेंगे एबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल क्लियर साथियों, धुआंधार चल रहा है, बिल्कुल मामला बिल्कुल परफेक्ट। पारितंत्र के घटक साथियों, पारितंत्र के घटक दोनों प्रकार पढ़ चुके हैं, अजैविक भी पढ़ा, जैविक भी पढ़ा। अब हम जैविक पर बात करते हैं साथियों, अब हम जैविक पर बात करते हैं। पेड़ पौधे, जानवर, जैविक पर बात करेंगे। इस पर हम बात कर चुके हैं, इस पर हमें बात करनी है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। साथियों उत्पादक कौन, पेड़ पौधे। उत्पादक कौन, पेड़ पौधे। उत्पादक कौन, पेड़ पौधे। उपभोक्ता कौन, जो इन पर निर्भर है, जो उत्पादक पर। उपभोक्ता जो होता है साथियों वो उत्पादक पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, उत्पादक पर निर्भर है।
निर्भर है। और साथियों बात करूं अपघटक पर तो तीसरा बिंदु रहेगा उपभोक्ता में शाकाहारी। शाकाहारी क्या होता है दोस्तों? जो मांस नहीं खाता, जो मांस नहीं खाता, जो शाकाहारी होता है। मांसाहारी जो मांस का सेवन करता है। सर्वाहारी दोनों खाता है, मांस भी खाता है और पेड़ पौधों से प्राप्त सब्जी रोटी फल फूल भी खाता है, वो सर्वाहारी। और परजीवी जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है पर मारना उसका उद्देश्य नहीं है। ये सब उपभोक्ता के प्रकार थे दोस्तों जिस पर अपन ने बात की। चलिए साथियों सबसे पहला बिंदु बात करते हैं। सबसे पहला बिंदु मुझे तो यहीं से लग गया है, सारी चीज क्लियर हो गई। और उत्पादक या स्वपोषी प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप जिसको कहते हैं, उत्पादक या स्वपोषी प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप जिसको कहते हैं साथियों, वे जीव जो सूर्य की, बिल्कुल साथियों सूर्य की उपस्थिति में, वे जीव साथियों जो सूर्य की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से, अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। साथियों भोजन का निर्माण खुद करते हैं, अरे किसी पर निर्भर नहीं है, किसी पर निर्भर नहीं है, इसीलिए उन्हें क्या कहा? उत्पादक कहा साथियों, उत्पादक कहा। तो वे जीव जो किसी पर निर्भर नहीं, वे जीव जो किसी पर निर्भर नहीं, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे साथियों उत्पादक। क्लियर हो गई बात? तो हमने कहा पेड़ पौधे जो है वो उत्पादक है, फसलें जो हम उगाते हैं वो उत्पादक है। कैसे? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अगर मैं देखूं तो बनेगा ग्लूकोज। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा? ग्लूकोज। साथ में पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। और साथ में क्या बाहर निकालते हैं? जल बाहर निकालते हैं साथियों, जल बाहर निकालते हैं। तो ये सारी चीज हमने पढ़ी दोस्तों, उत्पादक या स्वपोषी में अपन ने बात कर ली। अब बात करता हूं साथियों उपभोक्ता या विषम पोषी जिसको कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉप्स जिसको कहते हैं, कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉप्स जिसे कहेंगे वे जीव जो उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मतलब जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। या यूं कह दूं दोस्तों उपभोक्ता जो है साथियों वो उत्पादक पर निर्भर है। उपभोक्ता जो है वह उत्पादक पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? उत्पादक पर। हमने कहा साथियों उपभोक्ता जो है वह उत्पादक पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? उत्पादक पर निर्भर है, उसे बोलेंगे उपभोक्ता या विषम पोषी। क्लियर हो गई बात? हम बात करें शाकाहारी जिसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि सबसे पहला उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि यह पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेगा, पेड़ पौधे उत्पादक है। और यह प्राथमिक उपभोक्ता जिसको हम क्या बोलेंगे? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता जिसको हम क्या बोलेंगे? शाकाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी। क्या बात है साथियों? तो ये अपने पोषण के लिए हरे पौधे या उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अरे दोस्तों बकरी, गाय, हिरण, खरगोश ये सारे क्या है? शाकाहारी है। पहली बात शाकाहारी जिसको हमने कहा प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरी बात दोस्तों छोटे मांसाहारी जिसको कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। छोटे मांसाहारी जिसको कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। छोटे मांसाहारी जिसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। मतलब ये क्या करते हैं? जो शाकाहारी जीव है उनको खाते हैं, ये उनको खाते हैं दोस्तों, इसीलिए उन्हें कहा छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये शाकाहारी जंतुओं या प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उदाहरण मेंढक, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो है दोस्तों ये किससे भोजन कर रहे हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। तो उत्पादक को खाया प्राथमिक उपभोक्ता ने, प्राथमिक उपभोक्ता को खाया द्वितीयक उपभोक्ता ने, द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। बिल्कुल साथियों बिल्कुल क्लियर है। यहां पर ये अपन ने बात कर ली। फिर अपन बात करें सर फसल को किसान उगाता है, हे भगवान हमें ये नहीं पता कौन किसको उगा रहा है। विद्यार्थी कुछ भी प्रश्न पूछता है, कमाल कर दिया। अरे विद्यार्थी 10th में पढ़ रहे हो आप लोग, ये बड़ी मतलब शर्मनाक बात है अगर ऐसे प्रश्न अगर दागे जा रहे हैं तो बहुत गड़बड़ मामला। इसका मतलब अगर आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो जिसमें यह पूछा जा रहा है पेड़ पौधे हम उगाते हैं तो वो कैसे उत्पादक हुआ? अरे भैया हम उगाते जरूर है पर उसको जरूरत किसकी है? उसको CO2 की आवश्यकता है। क्या CO2 हम दे रहे हैं उसको? बिल्कुल हमारे माध्यम से मिल रही है, इसमें कोई, पर वायुमंडल में भी CO2 है। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों अब अपन ने कहा दूसरी बात जल मिट्टी से ले रहा है तो वो कुल मिला के जो अकार्बनिक पदार्थ है उस पर निर्भर है। हम किस पर निर्भर है? पेड़ पौधों पर निर्भर है। हम किस पर निर्भर है? पेड़ पौधों पर। समझ रहे हो? तो हम दूसरों पर निर्भर है। तो ये बात क्लियर हो गई, वो उत्पादक है क्योंकि वो अपना उत्पादन खुद ही कर लेता है। ठीक है, हम जरूर उसके जरिया बनता है। इंसान जो है
वो केवल जरिया बनता है यहाँ पर। चलिए साथियों, छोटे मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता, कुछ मांसाहारी जीव जो दूसरे मांसाहारी जीवों या द्वितीयक उपभोक्ता को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गिद्ध, बाज, शेर। गिद्ध, बाज, शेर सर्वाहारी दोस्तों, जो कुछ भी खा लेगा साथियों, कुछ भी खा लेगा, कुछ भी खा लेगा, उसे कहा जाएगा क्या? सर्वाहारी। सर्वाहारी, सर्वाहारी मतलब दोनों चीजें खाता है, मांस भी खाता है और फसलों से प्राप्त भोजन भी करता है। परजीवी दोस्तों, जिसका उद्देश्य मारना नहीं होता है, जिसका उद्देश्य मारना नहीं होता है साथियों, जिसका उद्देश्य मारना नहीं होता है। जू, अमरबेल। जू, अमरबेल साथियों, जू, अमरबेल, माथे में जो, सर में जो जू चलती है ना, रेंगती रहती है, तो वही जू और अमरबेल दोस्तों, वही जू और अमरबेल। मारना उद्देश्य नहीं है, परजीवी हो गया। अब बात करूं साथियों अपघटक। साथियों अपघटक, डीकंपोजर पे बात कर रहा हूं। अपघटक, डीकंपोजर दोस्तों, सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करेगा, सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है क्या? अपघटक साथियों, अपघटक। इन्हें अपमार्जक भी कह सकते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं? अपमार्जक। क्यों? क्योंकि ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन करते हैं। क्यों? क्योंकि साथियों मृत जीव, मरे हुए जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अरे जो जानवर मर जाता है उसको कौन खाता है? अरे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव, वो इनको खाएगा, वो खाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो अपमार्जक हो गया, क्योंकि पर्यावरण का शुद्धिकरण कर रहा है, पर्यावरण का शुद्धिकरण कर रहा है। क्लियर हो गई बात यहां पर? चलिए साथियों, मजा नहीं आया, एक बार हमारी क्लास शेयर कर दीजिए, फटाफट कर दीजिए दोस्तों, जितना जल्दी हो सके उतना शेयर, ईमानदारी से सभी विद्यार्थी फटाफट से शेयर कर दीजिए। मेरी एनर्जी में, मेरे कंटेंट में कहीं गड़बड़ है तो बोलिए, वरना मैं अगर 100% दे रहा हूं तो आप अपना 100% दे दीजिए आज फटाफट से। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर है? उत्पादक दोस्तों जो अपना भोजन खुद बनाता है, जिसमें वनस्पति, पेड़ पौधे आते हैं। उपभोक्ता में क्या आएगा? उपभोक्ता में वे जीव जो अपने भोजन के लिए औरों पर निर्भर है, औरों पर निर्भर है। साथियों उत्पादक स्वपोषी है। उत्पादक क्या है? स्वपोषी। और उपभोक्ता क्या है? विषमपोषी, विषमपोषी, विषमपोषी। साथियों उत्पादक को अपने भोजन के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, तो प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता रहेगी, जबकि यहां पर प्रकाश संश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं। उत्पादक एक ही प्रकार का होता है, उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, आगे से आगे चलता रहेगा, यह होता है साथियों उपभोक्ता। तो उत्पादक और उपभोक्ता में क्या अंतर है अपन ने देखा। जल्दी से बात करते हैं साथियों, आहार श्रृंखला, जबरदस्त टॉपिक, परीक्षा की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट। खाद्य श्रृंखला जिसको कहते हैं फूड चेन, जिसको कहते हैं फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला, जिसे क्या कहते हैं साथियों? अरे दोस्तों क्या कहते हैं जिसको? फूड चेन, फूड चेन कहूंगा। और यहां पर यह कहूंगा एक ऐसी श्रृंखला जिसमें जीव, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है, दूसरा तीसरे पर निर्भर है। इसका मतलब साथियों हमने कह दिया भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, ये अपन ने कह दिया। इसका मतलब उसे क्या बोलेंगे? खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला। दोस्तों एक दिशीय होती है, याद रखना साथियों, खाद्य श्रृंखला एक दिशीय होती है, मतलब एक ही दिशा में चलती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर वन में बात करूं, क्योंकि साथियों आहार श्रृंखला 3 प्रकार की होती है। एक होती है वन में आहार श्रृंखला, एक होती है साथियों वन में आहार श्रृंखला जिसको वन्य पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों घास के मैदान में आहार श्रृंखला, घास के मैदान में। और तीसरा होता है जलीय आहार श्रृंखला। कितने हो गए? 3। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं जंगल, जंगल का राजा कौन? जंगल का राजा कौन? शेर। बिल्कुल सही दोस्तों, पेड़ पौधे खा रहे हिरण, हिरण को खा रहा है शेर, चीता, बाघ, ये सब किसको खा रहे? हिरण को। तो ये वन हो गया, वन्य पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। ये क्या हो गया? वन्य पारिस्थितिकी तंत्र। अगर मैं घास के मैदान पर बात करूं, घास, जो घास उगी हुई है दोस्तों, वहां पर टिड्डा होगा, टिड्डा होगा। टिड्डे को खाने वाला कौन? मेंढक। टिड्डे को कौन खा रहा है? बिल्कुल साथियों टिड्डे को खा रहा है मेंढक। मेंढक को कौन खा रहा है? सांप। और सांप को खा रहा है गिद्ध। सांप को कौन खा रहा है? गिद्ध। तो ये हो गया साथियों यहां पर क्या? घास के मैदान में आहार श्रृंखला। बिल्कुल ठीक। तो वन में भी घास हो सकती है, वन में पेड़ पौधे भी होते हैं, घास भी होती है। चलिए साथियों तालाब में बात करूं तो तालाब में क्या होता है?
किसी नदी में क्या होता है, किसी समुद्र में क्या होता है, तो पेड़ पौधे जलीय पादप, जिसको कहते हैं जलीय पादप, जलीय पादप होते हैं। और जलीय पादप में दोस्तों कौन उनको होगा, पादपों को खाने वाले जलीय कीट, और जलीय कीट को खाने वाली मछली, मछली को खाने वाला कौन, ये सारस। बिल्कुल ठीक दोस्तों, तीनों प्रकार क्लियर कर लिए। तो ये थी साथियों खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन, उत्पादक, उत्पादक को खाने वाला कौन, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाला कौन, द्वितीयक उपभोक्ता, और द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाला कौन, तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर हो गई बात, आगे से आगे एक ही दिशा में चल रही है साथियों, एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, इसीलिए वो हो गई खाद्य श्रृंखला, जिसको आहार श्रृंखला, फूड चेन कहते हैं। चलिए साथियों, स्वागत है इस प्रश्न का, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। साथियों, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा, आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करेगा, कौन करेगा साथियों, कौन करेगा, घास, गेहूं तथा आम। चल झुट्टी, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये विकल्प, ये तीनों उत्पादक है, इतना झूठ नहीं। घास, बकरी, मानव, हो सकता है घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, ये हो सकता है। बिल्कुल बकरी, गाय, हाथी, अरे ये तो बिल्कुल गलत, बकरी को गाय कब खाती है, घास, मछली, घास को मछली कब खाएगी, झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ। अरे यहां पर झूठे झूठे विकल्प है, आप सही हो, आप सत्य हो, घास, बकरी तथा मानव इसका सही विकल्प। चलिए साथियों, खाद्य श्रृंखला को परिभाषित कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना। आहार श्रृंखला से क्या समझते हो, देखो 2014 प्रश्न, 2016 प्रश्न, 2014, 2016 आहार श्रृंखला से क्या समझते हो, अभी बताया। घास के मैदान, साथियों घास के मैदान में घास होता है, घास को खाने वाला टिड्डा होता है, टिड्डे को खाने वाला मेंढक होता है, मेंढक को खाने वाला सांप होता है, सांप को खाने वाला दोस्तों उसके हिसाब से कौन खा सकता है, सांप को गिद्ध खाता है। बिल्कुल ठीक, तो ये घास के मैदान और ये 2016, 2014, जबरदस्त, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। पोषण स्तर पर बात करूं, ट्रॉपिक लेवल या पोषी स्तर या ऊर्जा स्तर। साथियों हमने कहा, जो खाद्य स्तर की बात कर रहा हूं, हमने कहा साथियों वो खाद्य स्तर या खाद्य श्रृंखला जो होती है उसके प्रत्येक स्तर पर या प्रत्येक कड़ी में जीव का पोषण होता है। सबसे पहले आता है उत्पादक, उत्पादक पर निर्भर कौन, प्राथमिक उपभोक्ता, उस पर निर्भर कौन, द्वितीयक उपभोक्ता, उस पर निर्भर कौन, तृतीयक उपभोक्ता। मतलब पोषी स्तर 10-10% ऊर्जा आगे जाती है, 10% साथियों लिंडेमान के द्वारा दिया गया 10% ऊर्जा संरक्षण का नियम यही होता है, 10-10% साथियों, 10-10% की बात की है। तो यह है पोषण स्तर, पोषी स्तर, जिस पर अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हमने कहा साथियों प्राथमिक उत्पादक, जिसको प्रथम पोषण स्तर कहेंगे, जो कौन है, पादप। उसी प्रकार प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय पोषण स्तर वो कौन है, शाकाहारी। उसी प्रकार द्वितीय उपभोक्ता जो कि तृतीय पोषण स्तर है, कौन, मांसाहारी। तृतीय उपभोक्ता चतुर्थ पोषण स्तर उच्च मांसाहारी। तो ये सारे उदाहरण के साथ दे रखा है आपको। जल्दी से बात करते हैं साथियों खाद्य जाल, जिसको कहते हैं फूड वेब। प्रश्न आता है फूड वेब पर, यह भी प्रश्न आता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है, यह भी प्रश्न आएगा, जिस पर हम बात करने वाले। हमने कहा साथियों पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में किसी न किसी खाद्य क्रम अर्थात पोषण क्रम में जुड़कर एक जटिल जाल सा बना लेती है, उसे कहते हैं खाद्य जाल। पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है। मतलब दोस्तों बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई है, बहुत सारी, कोई किसी को खा रहा है, उसको 3 जने खा रहे हैं, उसको 2 जने खा रहे हैं, कोई किसी को खा रहा है, मतलब अधिक लोग खा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, सांप को गिद्ध, बाघ सब खाते हैं। इसका मतलब क्या हो, जैसे हिरण को शेर, बाघ सब खाएंगे। मतलब एक जीव पर अधिक लोगों की निर्भरता, वो होता है दोस्तों खाद्य जाल। मतलब मैं ये कह सकता हूं बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है। खाद्य श्रृंखला एक दिशा में जाती है, खाद्य जाल की बहुत सारी शाखाएं होती है, बहुत सारी क्या होती है, शाखाएं होती है। क्लियर हो गई बात यहां पर। जैसे उदाहरण के लिए ये इसको खा रहा है, इसको ये भी खा रहा है, इन दोनों को भाई साहब ये खा गया, बब्बर शेर दोस्तों, बब्बर शेर। क्लियर हो गई बात यहां पर। तो इस प्रकार से अपन ने यहां पर देखा। अब मैं बात करूं अगर खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में क्या अंतर है। साथियों खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में क्या अंतर है, तो खाद्य श्रृंखला अर्थात फूड चेन या फूड वेब,
फूड चेन या फूड वेब में क्या अंतर है, ये यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए साथियों, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पर बात कर लेते हैं, जल्दी से बात करते हैं। तो दोस्तों, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल क्या होता है, तो हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास विषय रहता है आहार श्रृंखला या आहार जाल क्या होता है। तो आहार श्रृंखला क्या होती है, आहार जाल क्या होता है। तो आहार श्रृंखला में क्या होता है, इसमें कई पोषी स्तर के जीव मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं। इसमें कई पोषी स्तर के जीव मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं और इसमें कई आहार श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी होती है। कई आहार श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी होती है। साथियों, आहार श्रृंखला जिसको क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। और इसको बोलेंगे साथियों खाद्य जाल। क्या बोलेंगे, खाद्य जाल। अब मैं बात करूं यहां पर ऊर्जा प्रवाह की दिशा रेखीय होती है। ऊर्जा प्रवाह की रेखीय जो एक ही दिशा में होती है साथियों, एक ही दिशा में होती है, मतलब एक दिशीय होती है और इसमें ऊर्जा प्रवाह शाखान्वित होती है। अपन ने बात कर ली। आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरण की होती है, जबकि यह एक जाल की तरह होती है जिसमें कई सारे चरण होते हैं। कई सारे चरण होते हैं साथियों। तो ये जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, शानदार प्रश्न है, जो है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है साथियों। क्या अंतर है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में, इस पर हम बात करने वाले। साथियों आगे बात करते हैं विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों पर। साथियों विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों पर बात करूं तो विभिन्न पोषी स्तरों पर क्या रहेगा, तो हम बात करें विभिन्न पोषी स्तरों पर ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन। ऊर्जा प्रवाह का अध्ययन, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश मिलता है उत्पादक को। साथियों सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, सबसे पहले सूर्य का प्रकाश किसको मिलता है, उत्पादक को। उत्पादक को खाने वाला कौन, शाकाहारी, जिसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, जिसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। शाकाहारी को खाने वाला कौन, मांसाहारी, बिल्कुल साथियों, और उससे बड़ा शीर्ष मांसाहारी। तो ये एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक। साथियों ये बिल्कुल क्लियर है, यहां पर हमने कह दिया उत्पादक को खाने वाला कौन, शाकाहारी। उत्पादक को भोजन किससे मिल रहा है, सूर्य के प्रकाश से मिल रहा है। बिल्कुल साथियों, सूर्य के प्रकाश से मिल रहा है उत्पादक को भोजन। उत्पादक को खाने वाला शाकाहारी, शाकाहारी को मांसाहारी, मांसाहारी को शीर्ष मांसाहारी। इस पर भी अपन ने बात कर ली। अब बात करें साथियों एक स्थलीय पौधे में, अगर अपन बात करें किसी भी स्थलीय पौधे में, तो यहां पर एक स्थलीय पारितंत्र में, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियां, हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1%, साथियों 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। केवल 1%, बिल्कुल साथियों, केवल 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होगा। कौन सा, सूर्य से मिलने वाला। बिल्कुल साथियों, सूर्य से मिलने वाला किसको मिलता है, पेड़ पौधों को मिलता है। किसको मिलता है, पेड़ पौधों को मिलता है, पहली बात। दूसरी बात है दोस्तों, जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो उनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा ऊष्मा के रूप में ह्रास होती है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैविक क्रिया आदि, वृद्धि व जनन में भी होता है। याद रखना दोस्तों, जो खाया हुआ भोजन होता है उसका 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है। खाए हुए भोजन का 10%, जो भोजन हमने लिया है उसका केवल और केवल कितना, 10%। साथियों 10% जो है वही केवल उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचेगा। मतलब 10% रूल लागू हो गया, 10% रूल लागू हो गया। और 10% रूल क्या है, जो अगले स्तर पर जाएगा। बिल्कुल साथियों, अगले स्तर पर कितना जाएगा, 10%। अब ध्यान देना, चूंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथी पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, उत्पादक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा भी अधिक होती है। ऊर्जा प्रवाह की आरेखीय चित्र से ज्ञात होता है कि ऊर्जा का प्रवाह निचले पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर की ओर, निचले का मतलब है प्राथमिक से द्वितीयक, ऐसे चलता रहेगा साथियों। तो ये नीचे से ऊपर, यहां पर संख्या ज्यादा है, ऊपर संख्या कम है, यहां पर संख्या ज्यादा है, ऊपर संख्या कम है, ये यहां पर याद रखना एक ही दिशा में साथियों, एक ही दिशा में होगा। जो काम होगा वो कितना होगा, एक दिशा में। ऊर्जा कितनी स्थानांतरित होगी, 10%, आगे से आगे जाएगी। कितनी जाएगी,
10% जाएगी दोस्तों। तो याद रखना ये 10% का नियम क्या होता है वो भी अपन ने पढ़ा। फिर अपन बात करें दोस्तों यहां पर, तो स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा, स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती। यह विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, अपने से पहली पोषी स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है, यह अपन ने देखा। अब दोस्तों ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है साथियों? प्रश्न पूछा जा रहा है पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। 2013, 2014, 2016 आपको बताना है यह एक दिशीय होती है। पहली बात, इसमें 10% का नियम लग रहा है और वो डायग्राम बनाकर आपको समझाना है दोस्तों। बिल्कुल आप सभी समझा देंगे, नीचे से ऊपर हो रहा है, क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर। क्लियर हो गई बात यहां पर? बिल्कुल ठीक है साथियों। चलिए आगे बात करते हैं, बढ़ाते हैं आगे और बात करूंगा साथियों ओजोन परत। क्या बात है साथियों, ओजोन परत क्या होता है? मुझे लगता है परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चरण आ गया है। ओजोन परत दोस्तों क्या होता है? जो हमारी सुरक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। याद रखना दोस्तों, बिल्कुल 10% का नियम किसने दिया? वैज्ञानिक लिंडेमान ने दिया। याद रखना ये 10% का रूल किसने दिया? वैज्ञानिक लिंडेमान के द्वारा दिया गया 10% का नियम। वैज्ञानिक लिंडेमान ने कहा था, 10% आगे से आगे, 10% आगे से आगे। बिल्कुल ठीक साथियों, हमने बात कर ली ओजोन परत, ओजोन जिसका फॉर्मूला होता है O3। बिल्कुल ठीक साथियों, ओजोन पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा। बिल्कुल साथियों याद रखना, ओजोन क्या करता है? पराबैंगनी किरणों से हमारी यूवी रेस से हमारी सुरक्षा करता है। कौन करता है? ओजोन परत। बिल्कुल साथियों, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। अगर ओजोन पर बात करें तो साथियों ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है। साथियों ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु, याद रखना दोस्तों, ओजोन जिसका फॉर्मूला क्या है? O3। ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से निर्मित है। ओजोन एक घातक विष है, परंतु साथियों वायुमंडल के ऊपरी स्तर में, वायुमंडल की ऊपरी स्तर में ओजोन हमारे लिए सुरक्षा चक्र है। हमारे लिए क्या है? सुरक्षा चक्र। क्योंकि साथियों ये पृथ्वी का वायुमंडल है और इस पृथ्वी के वायुमंडल के बिल्कुल ठीक बाहर दोस्तों ओजोन का घेरा है। और ओजोन क्या करेगा? सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणें उनको पृथ्वी पर आने से रोकने का काम अगर कोई करता है तो वो करता है साथियों कौन? ओजोन। याद रखना दोस्तों, इसी पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर रोग होता है। त्वचा कैंसर रोग होता है साथियों, त्वचा कैंसर रोग होता है इन्हीं पराबैंगनी किरणों से। तो ये पराबैंगनी किरणें अगर कोई पृथ्वी पर आने से रोक रहा है तो दोस्तों ओजोन रोक रहा है। परंतु दोस्तों मानवीय क्रियाओं के द्वारा ओजोन में लगातार छेद होता जा रहा है। बिल्कुल साथियों छेद होता जा रहा है। पर साथियों ये ओजोन बनी कैसे, जरा उस पर बात कर लेता हूं। ओजोन कैसे बनी साथियों? वायुमंडल में ऑक्सीजन है। बिल्कुल साथियों वायुमंडल में ऑक्सीजन है, पर जब इस पर यूवी रेज जाएगी तो ऑक्सीजन दोस्तों 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। ये ऑक्सीजन 2 भागों में विभाजित हो गई। अब ये ऑक्सीजन वापस इस ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और ये भी ऑक्सीजन वापस ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। तो यहां से O3 बना, यहां से भी साथियों O3 बना। O3 मतलब होता है ओजोन। और इस प्रकार निर्माण हो चुका है किसका? ओजोन का। बिल्कुल साथियों ओजोन का निर्माण। एक बार फिर से बता दूं, ऑक्सीजन जो है पराबैंगनी किरणें, ऑक्सीजन O2, O अलग, दोनों O अलग हो गए, कोई दिक्कत नहीं, वापस ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। ये O इस ऑक्सीजन से, ये O इस ऑक्सीजन से, क्या बन गया? O3 बन गया साथियों, O3 बन गया। क्लियर हो गई बात? यहां पर O3 बन चुकी है। इस प्रकार से ओजोन बनती है जिस पर अपन ने बात की। हमने कहा साथियों ये सन है। बिल्कुल साथियों ये सन है और इस सन के अंदर देखा ये ऑक्सीजन अलग, ये ऑक्सीजन अलग। अब ये ऑक्सीजन जो अलग हुई और ये ऑक्सीजन जो अलग हुई वो वापस ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो वापस क्या बनेगा? O3 बनेगा, मतलब O+O2। मतलब साथियों O+O2 बन चुका है क्या?
O3 बन चुका है। क्लियर हो गई बात। अब विषय आता है साथियों, ओजोन परत पाई कहां जाती है। बिल्कुल साथियों, प्रश्न क्या है, ओजोन परत कहां पाई जाती है। तो साथियों बता दूं, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 0 से 20 किलोमीटर, पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर समताप मंडल, शोभ मंडल, समताप मंडल होता है, शोभ मंडल, समताप मंडल होता है, वहां पर पाई जाती है क्या क्या दोस्तों, क्या समताप मंडल। बिल्कुल ठीक, वहां पर पाई जाती है ओजोन। इस पर बात की। अब दोस्तों ओजोन में छेद कैसे हो रहा है, यह विषय बार बार आ रहा है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, रेफ्रिजरेटर के अंदर, साथियों बता दूं रेफ्रिजरेटर के अंदर 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में गिरावट आई। ओजोन की मात्रा में गिरावट क्यों आई, क्योंकि साथियों मानव संश्लेषित रसायन, मानव संश्लेषित रसायन, नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाम है साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखना सीएफसी का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखना सीएफसी का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहां पाई जाती है, कहां पाई जाती है, घरों के फ्रीज में, घरों के फ्रीज में मतलब रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है साथियों। और इसी के कारण ओजोन में छेद हो रहा है, इसी के कारण साथियों ओजोन में छेद हो रहा है। 1987 में 1987 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम, जिसमें 1986 तक 1986 तक सीएफसी पर सीमित रखकर 87 से इस पर रोक लगा दी गई साथियों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई, जो पाई जाती थी पहले रेफ्रिजरेटर में। अब रेफ्रिजरेटर में दूसरी गैस आ रही है, दूसरी गैस आ रही है, ये नहीं आ रही है साथियों। इसका मतलब रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे बैन किया, क्योंकि ये ओजोन में छेद का बड़ा कारण बन गया, ये ओजोन में छेद का बड़ा कारण बन गया। तो इस प्रकार से साथियों हमने देखा ओजोन की छेद में लगातार नुकसान हो रहा है। प्रश्नों पर बात करते हैं साथियों, हम यहां पर प्रश्नों पर बात करते हैं ओजोन परत से। साथियों मॉडल पेपर में प्रश्न पूछा गया था, ओजोन परत सूर्य से आने वाली, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। याद रखना दोस्तों, उत्तर होगा पराबैंगनी किरणें। साथियों उत्तर होगा पराबैंगनी किरणें, जिनको बोला जाता है यूवी रेज। बिल्कुल साथियों, यूवी रेज से हमारी सुरक्षा प्रदान करने का काम किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में साथियों प्रश्न था, रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। फ्रिज में काम आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिल्कुल सही दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो कहां काम आता है साथियों, फ्रिज में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन 2022 का प्रश्न था दोस्तों, 2022 का प्रश्न था। अगला प्रश्न, जो वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में, साथियों वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक क्या है दोस्तों। इसका जवाब भी ओजोन की मात्रा में गिरावट। कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन की मात्रा में कमी आना, उसका मुख्य कारक ये रसायन जो रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सीएफसी का विस्तृत रूप क्या है। साथियों सीएफसी का विस्तृत रूप क्या है बता दूं, सीएफसी का विस्तृत रूप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखना साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर में पाई जाती थी, फिर इस पर रोक लगा दी गई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यूएनईपी का, साथियों यूएनईपी का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। साथियों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी का साथियों पूरा नाम है। हमने कहा दोस्तों वायुमंडल में ओजोन निर्माण की प्रक्रिया को समझाओ, वायुमंडल में ओजोन निर्माण की प्रक्रिया को समझाओ और उसके अपक्षयित होने के कारण 2013, मतलब ओजोन कितना इंपॉर्टेंट है, कितने प्रश्न दोस्तों ओजोन पर बना डाले वो आप देखिए। अगला देखो दोस्तों, निम्न को समझाइए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2015 का प्रश्न था, ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है। यूवी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। 2015 का प्रश्न, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज के
डिस्पोजेबल कप के इस्तेमाल के क्या लाभ है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक की जगह कागज के लाभ आपको बताने हैं साथियों। बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। क्लियर हो गई बात? जल्दी से बात करते हैं साथियों। वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन कैसे होता है उस पर हम बात करेंगे साथियों। कचरा प्रबंधन क्या होता है? हमने हमारे आसपास बहुत सारे सड़े गले पदार्थों को देखा है, आसपास कचरों को देखा है। इतना सारा कचरा हमारे आसपास पड़ा रहता है, ढेर लगे हुए। उस कचरे को, उस वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है साथियों? तो हमने कहा दोस्तों ऐसे कई सारे उपाय होते हैं जिसके द्वारा आप मैनेज कर सकते हैं। पहला तरीका यही होता है दोस्तों मैनेज करने का पहला तरीका क्या होता है दोस्तों? हम जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, अपशिष्ट पदार्थों को अलग अलग करके उनका समाप्त करना, अलग अलग करके उनको समाप्त करना। अजैव निम्नीकरण, अपशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रण करना, जैसे धातु प्लास्टिक इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ, जैसे साग सब्जी, सड़े गले पत्तियां, उनसे दोस्तों बायोगैस बनाई जा सकती है और बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। रसोई गैस में सिलेंडर के रूप में किया जा सकता है, मतलब खाद के रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं साथियों। कचरे को आग से जलाकर नष्ट किया जाता है। जो मेडिकल कचरा होता है उसको हम आग से जलाकर नष्ट कर सकते हैं दोस्तों। हरे डस्टबिन में गीला कचरा डालो, साग सब्जी, और सूखे डस्टबिन में हमें सूखा कचरा डालना चाहिए, जैसे कांच, कागज आदि दोस्तों। इस प्रकार से 2 डब्बे रखकर दोनों में अलग अलग प्रकार के कचरे को डालकर कचरे को प्रबंधन कर सकते हैं साथियों। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहेंगे। अगला टॉपिक साथियों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसे कहा जाता है जैव आवर्धन। साथियों जैव आवर्धन किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आहार श्रृंखला में या खाद्य श्रृंखला में जीव एक दूसरे का भक्षण करते हैं। इस प्रक्रम में कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसे ही कहा जाता है जैव आवर्धन। जैसे डीडीटी से शैवाल में चला गया, शैवाल से मछली और मछली से पक्षी, मतलब ये एक दूसरे से चला गया। डीडीटी का आगे से आगे, मतलब साथियों जो जैव अजैव निम्नीकरण पदार्थ है वो आगे से आगे खाद्य श्रृंखला में जाते रहते हैं, आगे से आगे खाद्य श्रृंखला में जाते रहते हैं, उन्हें कहते हैं साथियों जैव आवर्धन। दोस्तों जैव आवर्धन। अब एक प्रश्न है दोस्तों, अंतिम प्रश्न, मुझे लगता है इसका उत्तर आपके पास होगा और इसी के साथ दोस्तों ये मेरा अध्याय समाप्त होता है। बिल्कुल साथियों, तो निम्न में कौन कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? पर्यावरण मित्र साथियों, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, प्लास्टिक का थैला नहीं ले जाना, कपड़े का थैला ले जाना। कार्य समाप्त हो जाने पर, जब हमारा काम समाप्त हो जाता है तो हमें पंखा बंद कर देना चाहिए, लाइट बंद कर देनी चाहिए, अनावश्यक उपयोग नहीं करना। तीसरा, मां द्वारा स्कूटर से या स्कूटी से विद्यालय छोड़ने के बजाय पैदल ही विद्यालय छोड़ना, क्योंकि विद्यालय पास था, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल जाना और इससे पर्यावरण स्वच्छता का संदेश देना। तो साथियों ये सारे के सारे पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। साथियों 2 प्रश्न और ध्यान रखना। एक आपको पता होना चाहिए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? साथियों जल दिवस कब मनाते हैं? एक तो प्रश्न ये पता होना चाहिए 22 मार्च। बिल्कुल साथियों 22 मार्च जल दिवस मनाया जाएगा। और साथियों याद रखना ओजोन दिवस, साथियों ओजोन दिवस, क्योंकि ओजोन के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो साथियों ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। साथियों ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। याद रखना साथियों वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। और जल दिवस बिल्कुल साथियों 22 मार्च। और पर्यावरण दिवस कब? 5 जून। यूएनईपी का पूरा नाम, सीएफसी का पूरा नाम, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और इसी के साथ हमारा पर्यावरण जो अध्याय सुपड़ा साफ, कहा था ना अंत तक जुड़े रहना, एक अध्याय 1 शॉट बिल्कुल क्लियर, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा। पर याद रखना ओजोन बड़ा महत्वपूर्ण है, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण बड़ा महत्वपूर्ण है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से सुपड़ा साफ कर डाला हमारा पर्यावरण बिल्कुल खल्लास दोस्तों।
दोस्तों। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, क्रिटिसाइज मत करना, दोबारा देख लेना, मेहनत की है। दूसरी बात, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने सहपाठियों को, और एक लाइक का बटन भी जरूर दबा देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज विदा लूंगा, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और एक ही क्लास, अंतिम क्लास बोल रहा हूं, मतलब कल जो होने वाली क्लास रहेगी वो अंतिम रहेगी, और वन शॉट में पूरा चैप्टर का सुपड़ा साफ कर देंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।